तो एनीमे के स्टार्टिंग में हमें एक हॉस्पिटल दिखाई जाता है जिसके अंदर से काफी सारे सर्जन आ रहे थे जो कि अभी अभी एक सर्जरी करके आए हैं जो कि बहुत सक्सेसफुली हो गई थी। हम यहाँ पे अपनी मेन कैरेक्टर को दिखते हैं जिसका नाम है केंजो तेनमा, जो कि एक जापानीज बंदा है लेकिन इस वक्त जर्मनी के अंदर है। और अभी ये कहानी की टाइमलाइन 1986 की है। तेनमा बहुत ही बढ़िया न्यूरो सर्जन डॉक्टर है और उसी की वजह से ये ऑपरेशन सक्सेसफुली हो गया। तभी तेनमा साइड में एक लेडी को दिखता है जो कि बहुत रो रही थी और उसका बच्चा उससे पूछ रहा था मामा पापा कहाँ हैं, वो कब आएंगे। तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम केंजो को बेड पर लेटा हुआ दिखते हैं और यहाँ उसकी गर्लफ्रेंड आती है जिसका नाम एवा है। तेनमा दिखता है कि टीवी पर एक न्यूज आ रही थी जिसमें बताया जा रहा था कि बाहर से कुछ पॉलिटिकल लोग जर्मनी आए हैं। ये फैमिली 4 लोगों की है जिसके अंदर हस्बैंड वाइफ है और उनका एक बेटा और बच्ची है। और हाँ, इस फैमिली को याद रखना, ये फैमिली बहुत ही पॉपुलर है जिस वजह से इन्हें टीवी पर कवर किया जा रहा है। और एक न्यूज पर ये दिखाया जा रहा था कि डॉक्टर तेनमा ने जिस बंदे की सर्जरी की वो एक बहुत ही फेमस सिंगर था, लेकिन उसे बचाने का सारा क्रेडिट हॉस्पिटल के डायरेक्टर को जाता है। जो देखकर तेनमा बहुत उदास हो जाता है क्योंकि हर बार का ऐसा ही है, कभी भी उसको क्रेडिट नहीं दिया जाता। हर बार क्रेडिट हॉस्पिटल का डायरेक्टर हैनीमन ले लेता है। और हमें ये पता चलता है कि जो हॉस्पिटल का डायरेक्टर है वही एवा का फादर है और इसी वजह से तेनमा कुछ नहीं कहता क्योंकि भाई लड़की चली जाएगी हाथ से। और एवा के फादर ने तेनमा से वादा भी किया है कि वो हॉस्पिटल में उसे एक बड़ी पोस्ट दिलाएगा। हमें पता चलता है कि जिस वक्त वो सर्जरी कर रहा था उस वक्त उसके पास एक और सर्जरी आई थी जो कि एक बंदे की आई थी जो कि कंस्ट्रक्शन साइट पे घायल हुआ था। पर तेनमा एक बहुत ही पावरफुल डॉक्टर है जिस वजह से उसे उस बंदे की सर्जरी को छोड़कर एक फेमस सिंगर का ऑपरेशन करने के लिए जाना पड़ता है जो उससे करने के लिए डायरेक्टर ने कहा था। तो तेनमा यही सोच रहा है कि उस बंदे के साथ क्या हुआ होगा जिसका उसने ऑपरेशन नहीं किया। एक डॉक्टर उससे बोलता है अरे भाई तुम टेंशन मत लो, ये हॉस्पिटल है, यहाँ पॉलिटिक्स चलती रहती है, चिल मार यार। जब तेनमा वही बातें सोच कर जा रहा था तो वही लेडी उसका गला पकड़ के कहती है कि अगर तुम मेरे हस्बैंड को ऑपरेशन करती तो वह जिंदा होता, तुम्हारी वजह से वो मर गया। मेरे हस्बैंड यहाँ सबसे पहले आए थे लेकिन उसका ऑपरेशन छोड़ तुमने किसी और का ऑपरेशन किया। और जब तेनमा को रियलाइज होता है कि उसने ये क्या कर दिया, वो उस आदमी को बचा सकता था लेकिन डायरेक्टर की बात मानने की वजह से वो उसे नहीं बचा पाया और इस बात का उसे बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है। और जब वो एवा के साथ बाहर डिनर करने जाता है तो वो इसी बात को लेकर चिंता में था। एवा उसे समझाती है कि चिंता मत करो, वैसे भी तुमने फादर के ऑर्डर्स माने जो कि तुम्हारा काम है और आगे भी तुम यही करोगे। तेनमा उससे कहता है लेकिन सबकी जान की कीमत एक होती है। नहीं, ऐसा नहीं है, जो ज्यादा अमीर और पॉपुलर होता है उनकी जान की कीमत कई ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू लोअर क्लास लोग। और ये सुनकर तेनमा शॉक हो जाता है। वो सोचता है कि ये लड़की तो बावली है भाई, दिल नहीं है क्या इसके पास। और फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ कुछ पुलिस वाले केस के लिए आए थे क्योंकि जो पॉलिटिकल फैमिली आई थी जिसे कि न्यूज पर दिखाया जा रहा था उनके घर से गोली चलने की आवाज आ रही थी। पुलिस वाले कैसे न कैसे करके उस घर के अंदर जाती हैं। इनको पहले रॉबरी का केस आया था पर गोली चली है, इसका मतलब कोई ना कोई बड़ी गड़बड़ है। पुलिस वाले जैसे ही घर के अंदर जाते हैं तो इन्हें वहाँ 2 लाशें मिलती हैं और उनका बहुत ही बुरी तरीके से मर्डर किया था। इन्हें घर में से एक आवाज आती है। जब ये लोग वहाँ जाते हैं तो वहाँ एक लड़की थी और नीचे एक बच्चा मरा डाला था जो कि इसी का भाई है। इस लड़के के सर में गोली लगी थी पर अभी भी इसकी सांसें चल रही थी। तो जल्दी से इन सबको हॉस्पिटल भेजा जाता है। इधर तेनमा भी इस खबर को सुनते ही हॉस्पिटल की ओर निकल जाता है। इसी बीच वो एक बात को याद करता है कि जब वो शाम को एवा को घर छोड़ने गया था तो डायरेक्टर उससे पूछते हैं कि तुम दोनों की लाइफ अच्छी चल रही है ना, कोई टेंशन तो नहीं। तेनमा खुश होकर कहता है हाँ, और अभी मैं एक रिसर्च पर काम कर रहा हूँ और जल्दी ही मैं उसे पूरा भी कर लूंगा। पर डायरेक्टर उससे मना करते हैं कि तुम ऐसी कोई भी रिसर्च पर काम नहीं करोगे, मुझे एक आर्टिकल लिखना है जो कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए लिखो। लेकिन मैं अपनी रिसर्च की बहुत करीब हूँ, वो जल्दी ही पूरी हो जाएगी तो मैं ये भी काम कर दूंगा। पर डायरेक्टर उससे कहते हैं कि ऐसी रिसर्च के लिए तुम्हें और टाइम मिल जाएगा, तुम पहले मेरा काम करो। अब बेचारा तेनमा भी कुछ नहीं कर सकता था, उसे उसकी बात माननी पड़ती है क्योंकि अभी डायरेक्टर की बेटी भी उसके पास है और आगे फ्यूचर में उसे और भी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। डायरेक्टर कहता है कि तुमने उस सिंगर की बहुत ही अच्छी तरह से सर्जरी की जिस वजह से वो बच गया और हमारा इतना नाम हो गया। पर जो कंस्ट्रक्शन साइट वाला बंदा मारा गया उसकी वजह से शहर में दंगे हो गए हैं। पर कोई बात नहीं, ऐसे आंटू झांटू की जान की हमें कोई परवाह नहीं। और तेनमा को भी पता था कि वो कंस्ट्रक्शन साइट वाला बंदा पहले आया था लेकिन डायरेक्टर के कहने पर उसने सिंगर को बचाया जिस वजह से कंस्ट्रक्शन साइट वाले बंदे की जान चली गई। और यही सब बातें सोचते सोचते तेनमा गाड़ी चला रहा था जिस वजह से उसका एक्सीडेंट होने से बचता है। फिर वो हॉस्पिटल आकर उस बच्चे को दिखता है जिसकी हालत बहुत ही खराब थी। वो अपने मेंबर से कहता है कि सिटी स्कैन निकलवाओ, मैं देखता हूँ इसका ऑपरेशन कैसे करना है। और जो
इस लड़की की बहन थी वो तो एकदम से सदमे में ही चली गई है। जब उस लड़के का एक्सरे आता है तो वो देखते हैं कि गोली उसके सर के बहुत अंदर है, जिससे उसकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब है और अगर उसकी सर्जरी की जाती है तो 90% चांसेस हैं कि वो मार जाएगा। पर तेनमा कहता है मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं इस बच्चे की जान जरूर बचा के रहूंगा। फिर तेनमा सारी तैयारी करके ऑपरेशन शुरू करने ही वाला था कि तभी उसे बाहर से चीफ ऑफ डायरेक्टर बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे लिए एक अर्जेंट कॉल है, शहर के मेयर यहाँ पे 10 मिनट के अंदर पहुँचने वाले हैं, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तुम्हें उनका ऑपरेशन करना होगा। तेनमा उससे कहता है कि अभी यहाँ एक छोटा बच्चा है जिसका मैं ऑपरेशन करने वाला हूँ, मेरा पहला पेशेंट वो है तो पहले मैं उसी की सर्जरी करूंगा, आप किसी और को ये करने के लिए कह दो। डायरेक्टर हैनीमैन फोन पे तेनमा से कहता है कि तुमको सारे काम छोड़कर मेयर का ऑपरेशन करना है, अगर उसकी जान बच जाती है तो हमारे हॉस्पिटल को भर भर कर डोनेशन मिलेंगे, वो हमेशा से ही हमें बेनिफिट देते हुए आए हैं, तो याद रखना तुम्हें उनकी ही जान बचानी है। और हाँ, ये एक रिक्वेस्ट नहीं बल्कि एक ऑर्डर है। डायरेक्टर कॉल कट कर देता है और तेनमा अपने मन में सोचने लगता है कि इस वक्त अभी वो क्या करे। पहले उसकी इसी गलती की वजह से वो कंस्ट्रक्शन साइट वाला बंदा मारा गया था, जिसके बाद तेनमा को बहुत रिग्रेट हुआ था, लेकिन इस बार तेनमा ठान लेता है कि वो अब की बार ऐसा नहीं होने देगा, वो पहले अपने पहले पेशेंट को ही बचाएगा, चाहे फिर आगे कोई भी बंदा हो, क्योंकि तेनमा को पता है कि अगर वो उस लड़के को किसी और सर्जन के भरोसे छोड़ेगा तो वो उसे ठीक नहीं कर सकता, बस तेनमा ही है जो उसे ठीक कर सकता है। तो आखिर में तेनमा डिसाइड करता है कि वो उस बच्चे की ही जान बचाएगा और सारे मेंबर्स को लेकर वो ऑपरेशन शुरू कर देता है। इसी बीच हमें उस लड़के की बहन को दिखाया जाता है जो कि अभी भी सदमे में थी। इधर डॉक्टर तेनमा अपनी सर्जरी पूरी कर लेते हैं और ये सक्सेसफुल होती है, उस बच्चे की जान बचा ली जाती है। पर अभी वो बच्चा होश में नहीं आया तो वो नर्स से कहता है कि वो उसका ख्याल रखे, जैसे ही वो होश में आ जाए तो मुझे बता देना। मेयर का ऑपरेशन जिन जिन डॉक्टर ने किया था वो बाहर निकल कर आते हैं। इन डॉक्टर्स का नाम डॉक्टर वॉयर और डॉक्टर राइजर था। तेनमा बताता है कि उस बच्चे की जान हमने बचा ली, तुम लोग बताओ कि मेयर कैसे हैं। वो दोनों बताते हैं कि तुमने एंड वक्त पर हमें छोड़ दिया, हमारा सारा टाइम तो इसी में चला गया कि तुम उनकी सर्जरी करोगे या नहीं, ये डिसाइड ही नहीं हो पाया कि उनका ऑपरेशन कौन करेगा और अब उनकी जान चली गई। वो दोनों ही डॉक्टर मिलके तेनमा को सुनाने लगते हैं। तभी वहाँ चीफ डायरेक्टर आता है जिसने तेनमा की बात डायरेक्टर से कराई थी। वो भी तेनमा को सुनाने लगता है कि तुम्हारी वजह से मेयर मारे गए, तुमसे कहा था कि मेयर का ऑपरेशन करो, लेकिन तुम्हारी ग्रैंड मस्ती तो देखो, उस लड़के का ऑपरेशन कर दिया, तुम्हें पता भी है डायरेक्टर अब तुम्हारी कितनी मारेंगे। तेनमा इन नल्लू को समझाने की कोशिश करता है कि उस बच्चे का भी सीन बहुत ही क्रिटिकल था, थोड़ी सी भी चूक और उसकी जान चली जाती, लेकिन कोई भी डॉक्टर उसकी बात नहीं मानते और अपनी गेंद फुला के वहाँ से चली जाती है। तभी नर्स आकर तेनमा को बताती है कि वो बच्चा होश में आ गया है, उसकी कंडीशन एकदम नॉर्मल हो चुकी है। ये सुनकर तेनमा को थोड़ा अच्छा लगता है कि जिसकी उसने सर्जरी की वो बच्चा तो जिंदा है। घर आकर जब वो न्यूज को देखता है तो उसे पता चलता है कि इनके हॉस्पिटल के ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, क्योंकि इन्हीं के हॉस्पिटल में मेयर की मौत हो गई। तो वो सब मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और डॉक्टर हैनीमैन उल्टी सीधी चीजें कहने लगता है कि हमने मेयर का ऑपरेशन तो किया, लेकिन ऑपरेशन के बीच ही उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई कि हम उनकी जान नहीं बचा पाए। वो लोगों की सिंपैथी लेने के लिए कहता है कि जो बड़े शहर में पॉलिटिक्स आए थे उनके भी कुछ एक्सीडेंट में जान जाने वाली थी, उनके बच्चों की भी बहुत सीरियस कंडीशन थी, लेकिन हमने उन्हें बचा लिया। और वो सारा का सारा क्रेडिट खुद ले लेता है। डॉक्टर तेनमा का यहाँ बीच में नाम भी नहीं आता कि उसने ही इन्हें बचाया था। डॉक्टर तेनमा अभी भी उन बातों को सोच रहा था कि उसने उस बच्चे को तो बचा लिया, लेकिन अभी जो उसकी बहन सदमे में है उसके साथ में क्या हो रहा होगा। अगले दिन जब वो हॉस्पिटल जाता है तो उसका काम में बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगता। हाँ सालो, अपनी ही तरह जैसे हमारा भी कोई काम या पढ़ाई में दिमाग नहीं लगता, वो अपने डॉक्टर के काम पर हरामखोरी करने लगता है। डॉक्टर बेकर आकर तेनमा से कहता है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि यहाँ सब पॉलिटिक्स चलती है, अगर तुम थोड़ा सा ध्यान दोगे और खुद के फ्यूचर के बारे में सोचोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए अच्छे से डिसीजन लो, डायरेक्टर की बात मानो, वही तुम्हारी नैया पार कराएंगे। एक बार डायरेक्टर की बेटी से तुम्हारी शादी हो जाए और उनका पद तुम्हें मिल जाए तो तुम कुछ भी कर सकते हो। और जो वो कपल मारा गया था वो एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिक कपल था, उनके बच्चे तो बच गए लेकिन वो मारे गए। तो इस केस को सॉल्व करने के लिए एक केस टीम डिटेक्टिव के पास चला गया था। तो एक डिटेक्टिव हॉस्पिटल आकर कहता है कि मुझे उस छोटी बच्ची से मिलना है, क्या तुम मुझे उसे मिलवा सकते हो। नर्स घबराती हुई कहती है लेकिन मैं खुद उसे ढूंढ रही हूँ, पता नहीं वो कहाँ चली गई। मैं जब उसे देखने गई तो वो अपने कमरे में नहीं थी। दूसरी तरफ हम उस लड़की को देखते हैं जो कि बस पैदल चलती जा रही थी और वो बार बार कह रही थी मार दो, और इसका मतलब क्या है ये आपको आगे पता चलेगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, यानी पूरी हॉस्पिटल टीम की पार्टी थी, जहाँ पर आज किसी सर्जन को डायरेक्टर बनाया जाएगा। सबको और तेनमा को लग रहा था कि डायरेक्टर उसे बनाया जाएगा, लेकिन डायरेक्टर तेनमा की पोजीशन किसी और को दे देता है, जिससे तेनमा भी शॉक हो जाता है और डायरेक्टर से जाके पूछता है कि आखिर मेरी गलती क्या थी, मैंने क्या किया। डायरेक्टर गुस्से में उससे बोलता है देखो, अगर तुम्हें इस हॉस्पिटल के अंदर रहना है तो अपनी
औकात में रहो और आगे से तुम्हें कोई भी पोजीशन नहीं मिलने वाली। ये तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब भुगतो। उस दिन अगर तुम मेरी बात मान लेते तो आज हमें बहुत प्रॉफिट होता। बस और बस तुम्हारे चक्कर में मेरा इतना नुकसान हो गया। चल निकल यहाँ से मौत। जो सुनकर तेनमा की तो फट जाती है। वो डायरेक्टर को समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता। तेनमा उदास होकर बाहर आता है तो वहाँ उसकी गर्लफ्रेंड एवा आती है। वो उसे भी समझाने की कोशिश करता है कि उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन एवा एक नंबर की बहन की लोड़ी थी। वो उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनती और जो रिंग तेनमा ने उसे दी थी वो उसे उतार कर फेंक कर कहती है, मेरे लिए मेरा बाप सब कुछ है, चल निकल यहाँ से मादर। और ये इतनी बड़ी रैन कि तेनमा को छोड़ते ही दूसरे बंदे का चूसने लगती है। इसने तेनमा को बस इसलिए छोड़ दिया क्योंकि अब उसका फ्यूचर ब्राइट नहीं होगा। तेनमा इन सब चीजों से बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है और हॉस्पिटल जाकर उसी बच्चे के आगे रोने लगता है और उस बच्चे का नाम है यूहान। तेनमा सोचता है कि उसके साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है, उसने तो बस वही किया जो कि सही था। एक डॉक्टर का काम तो यही होता है कि वो अपने पेशेंट की जान बचाए, चाहे वो गरीब हो या अमीर। और तेनमा चिल्ला चिल्ला कर उन लोगों को गाली देने लगता है जो लोग गरीबों को इंसान ही नहीं समझते। खैर बेटा, मैंने तुम्हें तो बचा लिया, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम बड़े होके बहुत तरक्की करो, मैं यही कामना करता हूँ। जिसके बाद तेनमा वहाँ से चला जाता है और हम दिखते हैं कि ये बच्चा बेहोश नहीं था। तेनमा के जाते ही वो अपनी आंखों को खोल लेता है। जिसके बाद हम मॉर्निंग का सीन दिखते हैं जहाँ पे जो ये ट्विन बहन थी इस लड़के की, उसे बाहर लेकर आया जाता है और उससे थोड़ी बातचीत करने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो बच्ची कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करती। वो अभी भी सदमे में थी। डिटेक्टिव कहता है कि मुझे इस लड़की से बात करनी है, पर नर्स और डॉक्टर उसे मना कर देते हैं कि वो बात करने की हालत में नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। डिटेक्टिव कहता है हो सकता है कि अगर हम इसे इसके भाई के पास ले जाएं तो बात बन सके और ये लड़की ट्रोमा से बाहर आकर बात कर सके, पर डॉक्टर अभी भी इसके लिए मना कर देते हैं कि डॉक्टर तेनमा ने मना किया है कि इस बच्ची के साथ कोई भी जबरदस्ती ना की जाए। तो डिटेक्टिव आप प्लीज यहाँ से चले जाएं, हम अभी आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकते। डिटेक्टिव कहता है कि वैसे भी ये केस मेरे हाथ से जाकर सीनियर्स के पास जाएगा, जब तुम क्या करोगे। विंडो से ये सारी चीजें डॉक्टर तेनमा देख रहा था तो बेकार आकर उसे वही बात कहने लगता है कि अब तो ये बातें चलती रहेंगी, मैंने पहले ही कहा था यहाँ पॉलिटिक्स बहुत होता है। इधर हम डायरेक्टर हैनीमन को दिखते हैं जो कि यूहान को देखने आया था और यूहान एक बड़े पॉलिटिक का बेटा था तो उसके लिए भर भर के गिफ्ट आए थे। और जो हैनीमन के चमचे हैं डॉक्टर आयर और वाइजर, वो कहते हैं ये बच्चा अकेला है, इसके पेरेंट्स तो मर गए, तो आगे के इलाज के लिए पेमेंट करने के लिए कोई नहीं है, ये बस अब हमारे ऊपर बोझ है। पर हैनीमन कहता है कि ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, हम लोगों को ऐसा दिखाएंगे कि हम इस बच्चे की कितनी खातिरदारी कर रहे हैं और इसकी बहन का कितना ध्यान रख रहे हैं। हैनीमन ऑर्डर देता है कि इन बच्चों की पिक्चर डाली जाए कि हमारा हॉस्पिटल इनका कितना ख्याल रख रहा है, ये देखकर हमारे हॉस्पिटल का काफी ज्यादा नाम हो जाएगा। ये दोनों डॉक्टर भी उसकी बात मान जाते हैं और उसकी हाँ में हाँ मिला देते हैं, पर वो कहते हैं कि अगर डॉक्टर तेनमा ने मना कर दिया तो। हैनीमन कहता है कि डॉक्टर तेनमा की औकात ही क्या है, उसे हटा दो और तुम इस बच्चे के डॉक्टर बन जाओ और इसी खुशी में कैंडी खाओ। इस बच्चे की गिफ्ट्स में से कैंडीज का पैकेट आया था जिसमें से ये लोग कैंडीज खाने लगते हैं। इधर हम तेनमा को दिखते हैं जिसने कि एक पेशेंट का इलाज किया था और वो उसका हालचाल पूछने आया था। तेनमा उससे बहुत ज्यादा रेस्ट करने के लिए कहता है और पेशेंट भी बहुत ही खुश था क्योंकि तेनमा ने उसका बहुत ही अच्छे से ऑपरेशन किया था और उसका ख्याल भी रख रहा है। उसने तेनमा से अच्छा डॉक्टर कभी नहीं देखा। तभी तेनमा को बाहर से एक आवाज आती है। वो बाहर आकर देखता है तो जो वो छोटी बच्ची थी वो चलते चलते बेहोश होकर गिर गई क्योंकि इस बच्ची को उसके भाई के सामने ले जाया गया था जिसके लिए तेनमा ने सख्त मना किया था। तेनमा जब इस बात पे गुस्सा करने लगता है तो आइजर कहता है देखो ये डायरेक्टर का ऑर्डर है, उन्होंने ही हमें ये करने को कहा था। तेनमा उससे कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था, मैं इसका डॉक्टर हूँ। आइजर कहता है कि तुम उसके इंचार्ज थे लेकिन अब मैं हूँ, तुम्हारा नाम हटा दिया गया है तो तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि इस लड़की के साथ तुम क्या करो। अब से ये दोनों भाई बहन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारा इनसे कोई लेना देना नहीं। तेनमा गुस्से में आकर उसका कॉलर पकड़ के कहता है कि क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम इनके साथ क्या करना चाहते हो। पर आइजर उससे कहता है कि तुमने तो बहुत ही अच्छा इलाज किया है। देखो उस लड़की के सामने आने से वो बच्चा उठ गया और हम दिखते हैं कि अपनी बहन के सामने आने की वजह से यूहान जो इतनी देर से बेहोश था वो उठ जाता है और अपनी बहन की वजह से उसकी आंखों में आंसू थे। ये देखकर तेनमा शॉक हो जाता है और इस दिन वो बहुत ज्यादा पीता है। उसने इतना ज्यादा पौगा मार लिया था कि वो लड़खड़ाते गिर जाता है। दूसरी तरफ एवा घर आती है और अपने फादर को ढूंढने लगती है लेकिन वो बिल्कुल भी आवाज नहीं देते, जो कि डॉक्टर वॉयर और डॉक्टर आइजर को बुलाने के लिए आती है कि काफी ज्यादा टाइम हो गया है, आप लोग अभी तक घर नहीं गए। पर तभी अगले ही सीन में हम देखते हैं कि डायरेक्टर हैनीमन यानी एवा के फादर की डेथ हो चुकी थी। वो अपनी चेयर पे बैठा ही बैठा मर गया था, उसके मुंह से झाग आ रहे थे। दूसरी तरफ वो लेडी जो डॉक्टर आइजर और डॉक्टर वॉयर को बुलाने गई थी वो देखती है कि वो दोनों नीचे जमीन पर मरे हुए पड़े थे और इन्हें मारने का सबसे
सबसे ज्यादा शक होता है डॉक्टर तेनमा पर, क्योंकि अभी डायरेक्टर हैनीमन से उसकी बनती नहीं है और आइजर से उसकी हॉस्पिटल में लड़ाई हुई थी। पुलिस तेनमा के घर आकर उसे इन्फॉर्म करती है और साथ ही में उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहती है, पर तेनमा को समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से ये सब क्या हो गया। तेनमा जब हॉस्पिटल पहुंचता है तो यहाँ पहले से ही इमरजेंसी के केस आ रखे थे। तेनमा कहता है कि कोई दिक्कत नहीं, मैं इसे परफॉर्म कर लूंगा, क्योंकि इस केस को यानी कि जो ऑपरेशन करने वाले थे वो डॉक्टर मर चुके हैं, तो अब तेनमा को ही ये केस लेना पड़ेगा। तभी एक नर्स तेनमा के गले लगकर रोने लगती है कि एक साथ हमारे डॉक्टर्स को क्या हो गया, ये अचानक से सब टपक कैसे गए। लेकिन तभी तेनमा को एक और बात पता चलती है कि वो जो ट्विन ब्रदर सिस्टर थे वो अपने कमरे में नहीं है। यहाँ पे एक साथ में काफी सारी चीजें हो गई थी। फिर हम डॉक्टर हैनीमन के फ्यूनरल का सीन देखते हैं, जहाँ सारे हॉस्पिटल के लोग आए हुए थे और उनकी बेटी एवा जोरों जोरों से रो रही थी। तेनमा मौका देखकर उसे सहारा देने के लिए आगे जाने लगता है, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पे कोई और बंदा बाजी मार लेता है। बेकर तेनमा से कहता है, देखो कुछ समय पहले ही ये डायरेक्टर की बेटी थी, लेकिन देखो इसकी लाइफ एकदम से कितनी बदल गई। इसी वक्त यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए दूसरे इंस्पेक्टर पहुँच जाते हैं, क्योंकि अब केस हायर अप को शिफ्ट हो गया है। और देखो हमारे इंडिया के अंदर जैसे CID है ना, यहाँ जर्मनी के अंदर BKL होती है। क्या नहीं, BKL, इसे यहाँ की CID मान लो। BKL इन्वेस्टिगेशन वाली कंपनी है जिसके पास ये केस ट्रांसफर हो गया है। उस इंस्पेक्टर का नाम लुंगे था। क्या जोक मारा भाई। लुंगे ये है भाई इसका नाम। लुंगे डॉक्टर तेनमा से मिलता है और उसे केस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता है कि अभी कुछ दिन पहले जो वो लिबर्ट कपल आया था, जो कि एक साथ ही मर गए, उनके मरने की वजह पता चली है। उनके पास बस कैंडीज मिली थी और उनके पोस्टमार्टम के अंदर पॉइजन मिला है। तो तेनमा कहता है, पॉइजन? ऐसा नाइट्रोजन कैसे हो सकता है जो बॉडी को रिलैक्स कर दे? डॉक्टर तेनमा शॉक होकर कहता है, पॉइजन? लुंगे कहता है कि हम इसी की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है? और क्या आपको डायरेक्टर से रिलेटेड कुछ पता है? क्योंकि जो डायरेक्टर और डॉक्टर्स मरे हैं उनकी बॉडी में भी यही पॉइजन पाया गया है। एक साथ में इतने सारे मर्डर्स सेम पॉइजन से, ये कैसे हो सकता है? ये सुनकर तेनमा भी सोच में पड़ जाता है। लुंगे तेनमा से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि डायरेक्टर और बाकी डॉक्टर के साथ किसी की कोई लड़ाई थी, किसी से कोई झगड़ा या इंटरनल मैटर चल रहा हो? तेनमा को याद आता है कि झगड़ा तो बस उसका चल रहा था, लेकिन तेनमा ने कुछ भी नहीं किया। लुंगे कहता है, कोई बात नहीं, मैं आगे की इंफॉर्मेशन खुद निकाल लूंगा, और वो दूसरे इंस्पेक्टर के साथ वहाँ से जाने लगता है। तभी दूसरा ऑफिसर उससे पूछता है कि मैं नोटिस कर रहा हूँ कि आप आखिर अपनी उंगलियों से ये क्या कर रहे हो? जहाँ पर लुंगे बताता है कि वो सारी इंफॉर्मेशन को फीड कर रहा है। अगर वो हर चीज को टाइप करता है तो वो उसके दिमाग में सेव हो जाती है, जिसके बाद जब उसे उसकी जरूरत होती है तो वो उस इंफॉर्मेशन को वापस से इस्तेमाल कर सकता है। भाई ये क्या है? टेक्नोलॉजिया नहीं भाई, ये सच में इसकी पावर है। और अभी डॉक्टर तेनमा उसके सबसे बड़े सस्पेक्ट के अंदर है। डॉक्टर बेकर तेनमा से पूछता है कि तुम इतने निराश क्यों हो, आखिर तुम्हें क्या हो गया है? तेनमा कहता है कि इतने टाइम में ही कितनी सारी चीजें हो गई। कल तक हमारे साथ में यहाँ पे कुछ और हो रहा था, मैं यहाँ काम भी नहीं करना चाहता था, और ये एकदम से डायरेक्टर डॉक्टर की सबकी मौत हो गई है। मैं अब इन सारी चीजों से थक चुका हूँ। जैसे ही ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी मैं जापान वापस चला जाऊंगा। जिसके बाद तेनमा उस बंदे का फीडबैक लेता है जिसका उसने पहले ऑपरेशन किया था। वो बंदा बहुत ही खुश था कि डॉक्टर तेनमा कितने अच्छे इंसान है, उन्होंने कितनी अच्छी तरह से उनका ऑपरेशन किया। वो आदमी कहता है कि आप इस हॉस्पिटल को छोड़ के कभी मत जाइएगा, आपके जैसे इंसान बहुत ही कम मिलते हैं। तभी नर्स आकर तेनमा से कहती है कि आपको काउंसिल ने बुलाया है, सारे लोग एक साथ में मीटिंग कर रहे हैं। जब डॉक्टर तेनमा मीटिंग के लिए जा रहा था तो वो नर्स भी कहती है कि आप प्लीज इस हॉस्पिटल को छोड़कर मत जाइएगा, हम सभी यहाँ पर खड़े हैं तो बस आपके सपोर्ट की वजह से ये हॉस्पिटल, और हम आपके बिना कुछ भी नहीं है। ये सब सुनकर डॉक्टर तेनमा सोच में पड़ जाता है कि ये सब मुझे रोक रहे हैं, मैं क्या करूँ? अंदर जाने के बाद यहाँ पे जितने भी चीफ डायरेक्टर, डॉक्टर, प्रेसिडेंट थे वो तेनमा से कहते हैं यहाँ पे जो डायरेक्टर था और चीफ ऑफ न्यूरो वो सारे के सारे मर गए हैं, अब इसके बाद जो पोजीशन पर है वो तुम ही हो। तुम बहुत ही अच्छे डॉक्टर हो तो आज से तुम्हें अपग्रेड किया जाता है और तुम्हारी पोजीशन हायर करके तुम्हें चीफ ऑफ न्यूरो बना दिया जाता है, यानी कि अब हॉस्पिटल तुम्हें ही संभालना है। ये सब सुनकर डॉक्टर तेनमा बाहर आता है और रोने लगता है कि आखिर उसकी जिंदगी के साथ ये क्या चल रहा है। अभी कुछ समय पहले ही उसकी सगाई टूटी और उसे वो पोजीशन भी नहीं मिली, और ऊपर से उसके डायरेक्टर भी मारे गए, और एकदम से उसे अब चीफ ऑफ न्यूरो बना दिया जाता है। ये सब उसकी जिंदगी के साथ आखिर क्या हो रहा है? फिर अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ एवा डॉक्टर तेनमा से मिलने आती है और जो पहली चीजें हुई थी वो उसके लिए उससे माफी मांगती है, लेकिन अब तेनमा को ये सारी चीजें बेकार लगती हैं। जब एवा को उसकी जरूरत थी तो उसने उसका इस्तेमाल किया, और जब नहीं थी तो वो उसे छोड़ के चली गई। तो अब डॉक्टर तेनमा भी चिग्मा बनने की राह पर निकल जाता है और एवा के प्रपोजल को रिजेक्ट करके वहाँ से निकल जाता है। एवा पीछे से चिल्लाती रहती है, नहीं। एवा
पीछे से चिल्लाती रहती है, लेकिन वो उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनता और वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद सीधे कहानी 9 साल आगे जाती है। इन 9 सालों के अंदर बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। अब डॉक्टर तेनमा इस हॉस्पिटल का चीफ है और बहुत ही अच्छे से ऑपरेशन करता है। फिर हमें बर्लिन शहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे काफी ज्यादा पानी भरा हुआ था और पुलिस वाले एक घर की तरफ जा रहे थे, जहाँ पर उन्हें 2 बॉडी मिली थी और उन्हें कबर्ड के अंदर बंद कर रखा था। लेकिन पानी भरने की वजह से वो बॉडीज बाहर आ गयी और आसपास के लोगों ने शिकायत करी कि यहाँ पे मर्डर हुआ है। अब इनका भी केस इंस्पेक्टर लुंगी को दिया जाता है। वो बताता है कि पिछले 2 साल के अंदर ये 4था केस है। ये मिडिल एज के कपल है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, इन चारों कपल के बच्चे नहीं थे। काफी कॉमन चीजें आ रही हैं। अब तो जब पोस्टमार्टम होगा तो इनके मरने का रीजन पता चलेगा। दूसरा इंस्पेक्टर बोलता है कि सर मुझे तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, अच्छी खासी चोरी का रिपोर्ट दिख रहा है कि चोरी हुई है, क्योंकि यहाँ पे काफी सारा सामान भी गायब है। लुंगे बोलता है कि चोरी तो हुई है और माल भी गायब हुआ है, लेकिन उतना ज्यादा गायब नहीं हुआ। और इनमें से जो 2 कपल के सिक्योरिटी अलार्म थे वो ज्यादा हाई सिक्योरिटी के थे। इतनी आसानी से तोड़ पाना किसी एक आदमी का काम नहीं है। इसका मतलब है यहाँ पे और भी लोग हैं जो इस मर्डर में शामिल हैं। और लुंगे उस इंस्पेक्टर को एक आदमी की फोटो दिखाता है और पूछता है क्या तुमने इस इंसान को पहले देखा है या फिर पुलिस रिकॉर्ड के अंदर इसका नाम है। इंस्पेक्टर कहता है कि नहीं, मुझे तो नहीं पता, आप इसे कैसे जानते हैं। लुंगे बताता है कि अब तक जितने भी मर्डर्स हुए हैं ये सस्पेक्ट उन्हीं के आसपास दिखा है, यानी इसका कोई ना कोई काम तो जरूर है। मैंने इसकी इंफॉर्मेशन निकाली है, ये ताला तोड़ने वाला आदमी है, अगर ये हमें मिल जाए तो ये हमारी सारी चीजें सॉल्व हो सकती है। दूसरी तरफ हम डॉक्टर तेनमा को देखते हैं जो की गार्डन में घूम रहा था। तो डॉक्टर बेकर उससे कहता है कि भाई देखो, अब तो तुम्हारी उम्र हो चुकी है, अब तो तुम्हें किसी को डेट वेट करके शादी करनी चाहिए। पर डॉक्टर तेनमा अभी इसके लिए मना कर देता है। और एक बच्चा था जिस पे अपनी पतंग को उड़ाया नहीं जा रहा था, तो डॉक्टर तेनमा पतंग उड़ाने में उसकी मदद करता है। जिसके बाद एक ऑपरेशन आता है जो कि काफी ज्यादा क्रिटिकल था। उस ऑपरेशन को देखने के लिए यहाँ पे काफी सारी टीम आई हुई थी, जो कि इंटर्नशिप वाले सारे डॉक्टर्स थे और सीनियर भी थे। वो ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि डॉक्टर तेनमा कितनी आसानी से सर्जरी करते हैं, ये कितने कमाल के डॉक्टर हैं। फिर अगले सीन में हम एक बंदे को देखते हैं जो कि भाग रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो किसी से बच के भाग रहा है और इसी वजह से गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो इसके बाद उसे हॉस्पिटलाइज किया जाता है और जो इंस्पेक्टर लुंगे थे वो इसी आदमी का पीछा कर रहे थे। इस आदमी का नाम एडोल्फ जंकर है जो कि तालों को तोड़ने का काम करता है। इंस्पेक्टर डॉक्टर लुंगे से कहते हैं कि तुम्हें इसे बचाना होगा, ये मेरा बहुत बड़ा सस्पेक्ट है। डॉक्टर बताता है कि इसकी हालत बहुत क्रिटिकल है, शायद हम इसका केस नहीं ले पाएंगे। अगर यहाँ पे एक ब्रेन स्पेशलिस्ट आ जाए तो हम इसे बचा सकते हैं। शहर में बस एक ही आदमी है जो इसकी जान बचा सकते हैं। ये सुनकर लुंगे समझ जाता है कि डॉक्टर किसकी बात कर रहा है, जो कि है डॉक्टर तेनमा। तो तेनमा को बुलाया जाता है और वो ये केस हैंडल करने के लिए तैयार भी हो जाता है। इंस्पेक्टर लुंगे तेनमा को देखते ही पहचान जाता है और कहता है कि क्या हाल है, 9 साल बाद हमारी मुलाकात हुई है, कितना समय हो गया ना। तेनमा कहता है माफ कीजिएगा, मैं आपको नहीं पहचान पाया क्योंकि मैं आटी झाटियों को याद नहीं रखता। लुंगे कहता है पर मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ, आज से 9 साल पहले हमारी मुलाकात एक केस के रिलेटेड हुई थी। एक मिडिल एज कपल था जिसकी डेथ हो गई थी और आज जो आपके सामने पेशेंट है आप उसकी जान बचा लीजिए, वो हमारा सबसे बड़ा सस्पेक्ट है। तेनमा थोड़े गुस्से में कहता है मैं आपके लिए काम नहीं करता, मैं अपने पेशेंट के लिए काम करता हूँ, उनकी जान बचाने के लिए। लुंगे कहता है मैं आपकी बात समझ गया, पर देखो मुझे ये केस सॉल्व करना है क्योंकि मैं इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज तक जितने भी सारे केस है मैंने सॉल्व किए हैं और इसे भी मैं सॉल्व करूंगा। इस केस के रिलेटेड मुझे कभी भी कोई एविडेंस नहीं मिला, लेकिन आज मेरे पास चांस है कि मुझे इसके बारे में कुछ पता चले और उस बंदे से ही मुझे इस सब के बारे में कुछ पता चल सकता है। तो जाओ पहले उसे ठीक करो। पॉइजन कैंडी थी जिससे उस कपल की डेथ हुई थी और अभी भी ये चीज कंटिन्यू हो रही है, मुझे इसे बंद करना होगा। तेनमा कहता है पर मुझसे इन सब चीजों का क्या लेना देना, अब कहना क्या चाह रही हो। लुंगे कहता है मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ तो मेरा दिमाग चलता रहता है। तेनमा उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और सर्जरी करने के लिए चला जाता है। तेनमा ऑपरेशन स्टार्ट करता है और बाहर से इंस्पेक्टर लुंगे खड़ा होकर सोच रहा था आज से 9 साल पहले इस आदमी की कोई औकात नहीं थी और आज इसे चीफ ऑफ डॉक्टर बना दिया गया है। आज इसकी इतनी अच्छी हायर पोजीशन है और इस सब में फायदा बस किसका हुआ है, बस और बस इसका। ये सोचने वाली बात नहीं है दया। और जो जंकर था उसका अच्छी तरह से ऑपरेशन हो गया था। तेनमा ने इस हॉस्पिटल के डॉक्टर से कहा था कि इसकी अभी क्रिटिकल कंडीशन है, किसी से अभी इसको मिलने मत देना चाहे कुछ भी हो जाए। जिसके बाद तेनमा खुद जंकर के पास जाता है और उसका हालचाल पूछता है क्योंकि इस आदमी की हाफ बॉडी पैरालाइज्ड हो गई थी और इसे एक आंख से देखना भी बंद हो गया था। तेनमा उससे पूछता है कि अभी तुम्हें कैसा लग रहा है, लेकिन जंकर बहुत कम आवाज में बोलता है कि वो आने वाला है, मॉन्स्टर आने वाला है। तेनमा उससे पूछता है कि तुम ये क्या कह रहे हो, कौन आने वाला है। फिर सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे इंस्पेक्टर लुंगी और
बाकी के डॉक्टर सब यहाँ आ जाते हैं क्योंकि उन्हें जंकर से काफी सारी इंफॉर्मेशन लेनी थी क्योंकि वो बहुत ही बड़ा क्रिमिनल था। लुंगे बोलता है कि या तो तुम खुद बोलना शुरू करो या फिर मैं तुम्हें खुद बताना शुरू करूंगा। तुम बस और बस ताला तोड़ सकते हो, तुमने किसी का मर्डर नहीं किया। ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ क्योंकि मर्डर करने के लिए एक बहुत बड़ा दिल चाहिए और ऐसा वार कि एक ही बार में इंसान मारा जाए, जो कि तुम जैसे आंडू पांडू की बस की बात नहीं है। मुझे ये भी पता है तुम्हारे साथ 2-3 लोग और थे और तुमने मिडिल एज लोगों को मारने में मदद करी थी। आखिर तुम्हारे उन दोस्तों का नाम क्या है? तुम मुझे सारी इंफॉर्मेशन बता दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और तेनमा भी इंस्पेक्टर लुंगे की ग्रांड मस्ती देख रहा होता है कि ये आदमी तो भाई बावला है। और तभी ये जो जंकर था वो भी बावला हो जाता है, जोरों जोरों से चिल्लाने लगता है। तो डॉक्टर तेनमा उसे जाकर शांत कराता है, थमजा भाई थमजा। और इंस्पेक्टर लुंगे से कहता है कि अब कोई बात नहीं, जाओ यहाँ से, अभी तुम इससे कुछ नहीं पूछ सकते, इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, बावला हो गया ये तो। लुंगे वहाँ से जाने लगता है पर जाने से पहले कहता है जंकर अब ठीक हो गया है तो अब मैं उससे सारी इंफॉर्मेशन निकलवा के रहूंगा और अब इसकी सेफ्टी को मुझे बढ़ाना भी पड़ेगा, नहीं तो ना जाने कौन इसे आके फिर से वही पॉइजन वाली कैंडी खिला देगा। और वो डॉक्टर तेनमा से ही ये सब कह रहा था। और अब जंकर के लिए एक पुलिस सिक्योरिटी लगा दी जाती है जो कि 24 आवर्स उसके साथ ही रहेगा। डॉक्टर तेनमा जब उसे गार्डन में ले जाने के लिए बाहर लाता है तो इंस्पेक्टर उससे इसके लिए मना करता है। तो डॉक्टर तेनमा कहता है कि देखो मुझे इसे बाहर की हवा खिलानी ही पड़ेगी और अगर तुम्हें इतना ही डर है तो तुम हमारे साथ आ सकते हो। जिसके बाद तेनमा जंकर को गार्डन में लेकर आता है और उसे अपनी अब तक की जिंदगी के बारे में बताता है कि 9 साल पहले उसके साथ क्या हुआ था, जिससे जंकर को मालूम पड़ता है कि डॉक्टर तेनमा एक बहुत ही अच्छा इंसान है। और तेनमा से कहता है कि आपने मेरी जान बचाई, आप मेरे गॉडफादर हो, अगर आप मुझे नहीं बचाते तो मैं कब का मर चुका होता। मुझे बचपन में एक नट क्रैकर जैसा टॉय चाहिए था तो मैंने पहली बार एक दुकान में चोरी की और वहीं से ही मेरा काम शुरू हो गया, पर मैंने आज तक किसी को नहीं मारा। तेनमा कहता है कि अगर तुमने किसी को नहीं मारा तो तुम्हें पुलिस को सब कुछ बता देना चाहिए, शायद उससे तुम्हारी मदद हो जाए और शायद तुम्हारी आगे की लाइफ अच्छी निकले। लेकिन तभी जंकर फिर से बावला हो जाता है, वो डरते हुए कहने लगता है कि मॉन्स्टर आ रहा है, वो सब कुछ बर्बाद कर देगा। तेनमा कहता है तुम किस मॉन्स्टर की बात कर रहे हो? फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ तेनमा और डॉक्टर बेकर एक मार्केट से जा रहे थे। तभी तेनमा को एक टॉय शॉप दिखती है तो वो उसके अंदर जाकर उस नट क्रैकर घड़ी को खरीद कर लाता है जिसके बारे में जंकर ने उसे बताया था और वो उसे जंकर को ही देने का सोचता है जिससे उसे थोड़ा अच्छा लगे। दूसरी तरफ हॉस्पिटल के अंदर जंकर सोच लेता है कि वो पुलिस को सब कुछ बता देगा और डॉक्टर तेनमा के सामने सब कुछ बताएगा कि आखिर वो किस तरीके से फंसा हुआ है। लेकिन जब वो अपने रूम से बाहर आता है तो वो देखता है कि जिस पुलिस सिक्योरिटी को उसकी सेफ्टी के लिए लगाया गया था उसे किसी ने मार दिया है। ये देखकर जंकर बुरी तरह से डर जाता है कि अगला नंबर शायद उसी का है। यहाँ डॉक्टर तेनमा गिफ्ट लेकर हॉस्पिटल आ जाते हैं और जब वो ऊपर जाता है तो उसे पहले पुलिस इंस्पेक्टर मरा हुआ दिखता है और उसके पास में वही पॉइजन वाली कैंडी थी। तेनमा सोचता है कि जो बात इंस्पेक्टर लुंगी ने कही थी वो कहीं ना कहीं तो सच है। अंदर जाकर जब वो जंकर को दिखता है तो जंकर अपने रूम में नहीं था तो तेनमा फुल स्पीड में उसे ढूंढने के लिए भागता है। आगे जाकर उसे पता चलता है कि जंकर जंगल में भाग गया है तो तेनमा वहाँ भी उसका पीछा करने लगता है। उसे ढूंढते ढूंढते हुए एक अबैंडन्ड सी बिल्डिंग के पास पहुंच जाता है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग थी जिसपे काम बंद हो गया था। वो उसके अंदर जाकर जंकर का नाम चिल्लाने लगता है कि तुम कहाँ हो। जंकर रिप्लाई देता है डॉक्टर तेनमा प्लीज आप मुझे बचा लीजिए, या आप यहाँ से निकल जाओ वरना ये आपको भी मार देगा। ये सुनकर तेनमा जब आगे जाता है तो वो देखता है कि जंकर के सामने एक बंदा है जो काफी ब्लैक शेडो के अंदर है और उसके सामने जंकर जमीन पर पड़ा हुआ रो रहा है। डॉक्टर तेनमा इस आदमी से दूर रहिए, इसने हम सबको बर्बाद कर दिया, इसने सबको मार दिया है और अब ये मुझे भी मार देगा, आप प्लीज यहाँ से भाग जाओ, ये एक मॉन्स्टर है। तभी ये बंदा बोलता है डॉक्टर तेनमा आखिर आप यहाँ पर आ ही गए, पिछले 9 साल से मैंने आपका इतना इंतजार किया, क्या आप मुझे जानते हैं या फिर आप मुझे भूल गए। तभी तेनमा को याद आता है कि 9 साल पहले जो वो पॉलिटिक कपल मर गए थे उनके 2 ट्विंस बच्चे थे जिनमें से एक की जान तेनमा ने बचाई थी, जिस लड़के का नाम यूहान था और ये बंदा वही है यूहान लीबर। तो वो कहता है अगर उस दिन आपने मेरी जान नहीं बचाई होती तो शायद आज मैं यहाँ पर खड़ा नहीं होता। उस समय मुझे कोई नहीं बचा सकता था, बस आप ही थे जो मुझे बचा सकते थे, आपने मेरी जान बचाई, आप तो मेरे पिता समान हैं। जंकर तेनमा से कहता है मैं आपको सच बताता हूँ, इस आदमी ने बहुत लोगों को हायर किया है, ये फोन से हमें सारी चीजें बताया करता था, हम जब भी इसका कोई काम करते थे तो ये हमें बहुत सारे पैसे देता था, पर उसके बाद इसने मेरे सारे दोस्तों को मार दिया और अब ये मुझे मारना चाहता है, प्लीज डॉक्टर मुझे बचा लो। डॉक्टर तेनमा यूहान से कहता है देखो ये मेरा पेशेंट है, तुम इसे नहीं मार सकते। और उसके बाद जंकर ने जो भी किया है मैं उस बात पर विश्वास नहीं करता क्योंकि एक टाइम पर तुम भी मेरे पेशेंट थे, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम्हारा नाम यूहान लीबर तो है, तुम जर्मनी के अंदर रहते थे, तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ आए थे पर उसके बाद उनका मर्डर हो गया था और
तुम्हारी एक छोटी बहन भी थी। देखो तुम इस आदमी को नहीं मार सकते। यूहान कहता है कितनी अच्छी बात है, आपको मेरे बारे में पता है। मुझे लगा कि आप मुझे भूल गए होगे, पर हाँ, ये मेरा असली नाम नहीं है। कुछ चीजें हैं जो कि आप मेरे बारे में नहीं जानते, लेकिन इस वक्त मुझे इस आदमी को मारना पड़ेगा क्योंकि इसने बहुत ज्यादा बोल दिया है। जंकर डरते हुए कह रहा था, डॉक्टर तेनमा प्लीज मुझे बचा लीजिए, ये बंदा बहुत खतरनाक है, ये सबको मार देगा। पर तभी यूहान शूट करके उसे मार देता है और डॉक्टर तेनमा ये देखकर शॉक हो जाता है कि उसके सामने एक मर्डर हो गया और वो कुछ नहीं कर पाया। जब यूहान तेनमा के बगल से चलकर यहाँ से जा रहा था तो डॉक्टर तेनमा उसका फेस देखता है, जो कि एकदम जवान लड़का था, जो कि आज से 9 साल पहले बस 5 या 6 साल का होगा, और आज वो एक खतरनाक साइकोपैथ बन चुका है। यूहान डॉक्टर तेनमा को आरिगा तो बोलकर यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद डॉक्टर तेनमा ने इंस्पेक्टर लुंगे को ये सब बता दिया था, जिस वजह से तेनमा को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था। लुंगे तेनमा से पूछता है कि आपने पहले मुझे एक कहानी बताई थी कि 9 साल पहले जिस लिबर्टी कपल की मौत हो गई थी, उनका ही बेटा है जिसने ये सारी चीजें करी हैं। उसने 3 से 4 लोगों को हायर किया था और वहीं ये पॉइजन वाली कैंडीज देकर सबको मार रहा था, और उसी ने आपके सामने जंकर को भी मार दिया। क्या आप यही सब कहना चाहते हैं? पर डॉक्टर तेनमा भी सदमे में था। उसने जो कुछ भी बताया वो उससे आगे उसको नहीं बता सकता। उसे जितना पता था उसने सब कुछ बता दिया, जिस वजह से इंस्पेक्टर लुंगे डॉक्टर तेनमा को यहाँ से जाने देते हैं। तेनमा जब यहाँ से जाता है तो एक इंस्पेक्टर लुंगे से कहता है, मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर तेनमा किसी को मार सकते हैं, वो एक अच्छे इंसान है और मासूम भी। जर्मनी के अंदर तो उनका बहुत नाम है, मुझे नहीं लगता कि वो किसी को मारेंगे, उन्होंने बस लोगों की जान बचाई है। लेकिन इंस्पेक्टर लुंगे को अभी भी डॉक्टर तेनमा पर शक हो रहा था कि आखिर उस बंदे के हाथों से डॉक्टर तेनमा क्यों बच गया, उसने उन्हें क्यों नहीं मारा। वो दूसरा इंस्पेक्टर कहता है कि डॉक्टर तेनमा के हाथ में कोई भी बुलेट का पाउडर नहीं था, और भी कई सारी चीजें हैं जो ये कंफर्म करती है कि डॉक्टर तेनमा ने ये नहीं किया। हमें शायद उस यूहान लिबर्टी को ढूंढना चाहिए, न कि डॉक्टर तेनमा के ऊपर ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर तेनमा जब यहाँ से जा रहा था तो जमीन पर बैठ के जोरों से रोने लगता है कि न जाने मेरे साथ में अभी क्या क्या हो रहा है। 9 साल के बाद दोबारा मेरी जिंदगी फिर से बदल गई है। अब यहाँ से अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम नीना फोर्टर है, और वो भागकर जल्दी से अपने कॉलेज जा रही थी जिससे वो अपना लेक्चर मिस ना कर दे। और क्लास के अंदर जो टीचर थे वो सारे बच्चों से केस के रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन कोई भी उसका जवाब नहीं दे पाता। पर नीना यहाँ आकर उस क्वेश्चन का आंसर दे देती है। टीचर कहता है, नीना देखो तुमने आंसर तो सही दिया है, लेकिन इस बार भी तुम लेट हो चुकी हो, तुम्हें अपना काम छोड़कर पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। हमें पता चलता है कि नीना एक लॉयर स्टूडेंट है और पढ़ाई में भी काफी अच्छी है, और पिज्जा डिलीवरी का काम करती है जिससे वो अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाए, और एज अ हॉबी वो मार्शल आर्ट को भी सीखती है। और इन सब चीजों की वजह से जो उसके कॉलेज के दोस्त हैं वो उनको भी टाइम नहीं दे पाती। नीना घर आती है और हम देखते हैं कि उसकी एक बहुत ही हैप्पी फैमिली है। नीना अपनी मदर से उसके बचपन की फोटोज दिखाने को कहती है, और जब उसकी मॉम उसे वो फोटोज दिखाती है, नीना की अपनी बचपन की फोटोज तो दिखती है, लेकिन एक भी फोटो में उसका फेस नहीं था। नीना कहती है, ये मैं हूँ क्या? लेकिन मुझे कुछ याद नहीं। यहाँ हमें ये पता चलता है कि नीना को अपनी 10 साल से पुरानी कोई भी मेमोरीज याद नहीं है। इसके बाद जब नीना अपने रूम के अंदर आती है तो उसे एक मिस्टीरियस बंदे की तरफ से मेल आया था। वो सोचती है कि ये किसने किया होगा। हमें ये भी पता चलता है कि नीना एक थेरेपिस्ट के पास जाती है। वो थेरेपी इसलिए लेती है क्योंकि उसे बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं और अच्छे से नींद नहीं आती, और उसकी 10 साल से पहले वाली मेमोरीज जा चुकी हैं। डॉक्टर कहता है, देखो तुम अपने पास्ट को लेकर परेशान मत हुआ करो, तुम एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, तुम्हें अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए, अपने फ्यूचर का सोचो। जहाँ पे नीना कहती है कि मैं ठीक हूँ, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। जिसके बाद नीना वहाँ से चली जाती है, और डॉक्टर कहता है, नीना एक बहुत ही प्यारी लड़की है, पर ऐसा लगता है कि इसके दिमाग के अंदर बहुत राज छुपे हैं। कॉलेज आकर नीना अपने दोस्तों को उस मेल के बारे में बताती है जो कि उसे रात में आया था। उसे लगता है कि उसके दोस्तों में से ही किसी ने किया होगा, लेकिन उनमें से ये किसी ने नहीं किया था। तो नीना फिर से कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर वो कौन था। फिर उसके बाद जब क्लास में टीचर उस 9 साल पहले वाली लिबर्टी केस के बारे में सबसे सवाल पूछती हैं कि लिबर्टी फैमिली एक बहुत ही बड़ी पॉलिटिक कपल थी जिनको कि मार दिया गया था, और उनके 2 बच्चे थे जो कि बच गए थे। नीना इसका आंसर देने ही वाली थी कि तभी बच्चों का नाम सुनकर उसे डर लगने लगता है। वो काफी ज्यादा डर जाती है, उसका मुंह और दिमाग एकदम सुन्न हो जाता है। वो इस चीज से इतनी ज्यादा डर जाती है कि उसे उल्टी ही आ जाती है। नीना का पीटर नाम का दोस्त उससे पूछता है कि तुम्हें अचानक से क्या हुआ? मुझे लगता था कि तुम एक बहुत ही बहादुर लड़की हो,
लेकिन आखिर तुम्हें ये क्या हुआ? नीना बताती है कि जिस केस के बारे में टीचर बात कर रहे थे, मैं उसे सोचकर थोड़ी घबरा गई। बाकी अब सब ठीक है। नीना इस सब से काफी ज्यादा सोच में पड़ जाती है कि आखिर नीना के सामने जब भी इस तरह की मर्डर्स की बात आती है तो वो इतना ज्यादा घबरा क्यों जाती है? आखिर 10 साल पहले उसके साथ क्या हुआ था? वो इतनी ज्यादा परेशान क्यों रहती है? दूसरी तरफ कोई बंदा अलग अलग लोगों के पास जाकर उनसे इन्वेस्टिगेट कर रहा था कि क्या यहाँ 9-10 साल पहले कोई ट्विंस ब्रदर सिस्टर आए थे। काफी सारे लोगों ने मना कर दिया, पर कुछ कहते हैं हाँ वो यहाँ रहते थे, लेकिन बहुत ज्यादा कम टाइम के लिए यहाँ रहे थे। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हाँ वो यहाँ रहे थे, लेकिन बहुत ही कम समय के लिए। वो अकेले ही थे, उसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा। और यहाँ यूहान ने अपना नाम माइकल बताया था, इसी वजह से यहाँ के लोग उसे माइकल के नाम से जानते थे। और ये इन्वेस्टिगेशन करने वाला बंदा कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर तेनमा है, जो कि यूहान और उसकी सिस्टर के बारे में पता करना चाहता है। तभी उसे यहाँ एक टीचर मिलती है जो कि यूहान की स्कूल टीचर थी। यूहान ने अपना नाम बदलकर माइकल रख लिया था। वो टीचर कहती है मेरे पास माइकल की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, या कह लो यूहान की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। वो बच्चा बहुत ही अलग था, अकेले रहा करता था और किसी से बात भी नहीं करता था। उसकी बहन तो थी लेकिन उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। 6 साल पहले यहाँ पे आग लग गई थी तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जल गए थे, तो हमारे पास पहले की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तेनमा से लोग पूछते हैं कि क्या तुम कोई पुलिस वाले हो क्या, लेकिन तेनमा इसके जवाब में कुछ नहीं कहता। पर टीचर की दी हुई थोड़ी इंफॉर्मेशन से तेनमा को ये तो पता चल गया था कि आखिर वो बच्चे कौन से एरिया में रहते थे। तेनमा वहाँ जाते जाते सोच रहा था कि उन बच्चों के साथ क्या हुआ होगा और उसकी वो बहन कहाँ पर होगी, क्या वो ठीक भी होगी या नहीं। दूसरी तरफ हम नीना को देखते हैं, जैसे कि फिर से उसी मिस्टीरियस बंदे का मैसेज आता है जो कि उससे कह रहा था कि मुझे तुमसे मिलना है, मैं बहुत जल्दी तुमसे मिलने आऊंगा। नीना परेशान हो जाती है कि आखिर ये बंदा कौन है जो मुझसे मिलना चाहता है। इधर तेनमा उसी लेडी के घर पर आ जाता है और उससे पूछता है कि क्या यहाँ पर कोई माइकल नाम का बच्चा रहता था। उसका नाम सुनते ही ये लेडी उसे डांट देती है और उससे कहती है कि यहाँ से चली जाओ, मुझे उस बच्चे के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करनी। वो बस और बस यहाँ 1 साल के लिए रहे थे, लेकिन उतने में ही उन्होंने मेरा जीना हराम कर दिया था। मैं वो सारी की सारी चीजें भूलना चाहती हूँ, जाओ यहाँ से। तेनमा यहाँ से जाने वाला था कि तभी ऊपर से उसे एक बूढ़ा आदमी आवाज देता है और कहता है कि मैं उन बच्चों के बारे में अच्छे से जानता हूँ, तुम ऊपर आ जाओ। तो तेनमा उसे इसके लिए थैंक यू कहता है और इस रूम को देखकर उसे पता चलता है कि ये बंदा कोई आर्मी वाला होगा। दूसरी तरफ नीना बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी उस बंदे से मिलने के लिए जिसे कि उसने मैसेज किया था, और उसे पता चल गया था कि वो उसके कॉलेज का ही एक लड़का है। इधर वो बूढ़ा आदमी यूहान के बारे में तेनमा को बताता है कि उस बच्चे को इस दुनिया में किसी पर भी भरोसा नहीं था, वो ट्रस्ट करता था तो बस एक इंसान पर जो कि उसकी बहन थी। तुम जरूर डॉक्टर तेनमा होंगे, वो हमेशा अपनी बातों में तुम्हें मेंशन करता था, तुम्हारी बहुत याद करता था वो और तुम्हारी रिस्पेक्ट भी करता था। वो लड़का कभी कभी ऊपर आकर मेरे साथ पढ़ाई करता था, मैं उसे इंग्लिश और फ्रेंच भी सिखाया करता था और सरप्राइजिंगली उसने ये दोनों लैंग्वेज सीख भी ली थी। वो बहुत ही कमाल का बंदा था। डॉक्टर तेनमा जानना चाहता था कि उसे क्या क्या चीजें पसंद थी और क्या पसंद नहीं था। बूढ़ा बताता है कि उसे कहानियां सुनना बहुत ज्यादा पसंद था, लेकिन कछुए खरगोश वाली नहीं, डायरेक्ट गेम ऑफ थ्रोन वाली कहानियां उसे पसंद थी जिसमें मार धाड़ होती हो। ऐसी कहानियां जिसके अंत में लोग मर जाएं, जिसके अंदर पेन हो, उसे ऐसी कहानियां पसंद थी। मैं महसूस कर पाता था कि वो बच्चा हमेशा स्माइल करता होगा। जब भी खून खराबे वाली कहानियां मैं उसे सुनाता तो वो खुश होता। तेनमा शौक होकर कहता है कि वो बच्चा कैसा था और आप कह रहे हो कि आप महसूस करते थे, और हमें पता चलता है कि ये बूढ़ा आदमी अंधा है, ये देख नहीं सकता। बूढ़ा कहता है कि देखो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी मैं उस लड़के के बारे में बहुत सारी बातें जानता हूँ। तेनमा पूछता है कि उसके साथ उसकी बहन थी, वो कहाँ गई। बूढ़ा बताता है कि यूहान अपनी बहन के बारे में कहा करता था कि जब उसकी बहन 20 साल की हो जाएगी तब वो अपनी बहन को लेने आएगा और उसके बाद वो हमेशा के लिए साथ रहेंगे। ये सुनकर डॉक्टर तेनमा टेंशन में आ जाता है कि इसका मतलब है कि उसकी बहन अभी किसी और के पास है। यूहान ने अगर अपनी बहन को ढूंढ लिया तो वो खतरे में आ जाएगी। इधर नीना अपने पेरेंट्स को बाय बोलकर कॉलेज जा रही थी। उसके जाते उसके पेरेंट्स बात करते हैं कि अब हमें क्या उसे बता देना चाहिए। हमने यही सोचा था कि जैसे ही नीना 20 साल की हो जाएगी हम उसे सारी बातें बता देंगे कि वो एक अडॉप्टेड चाइल्ड है। और चौको गैंग यहाँ हमें पता चलता है कि जो नीना है वो यूहान की सिस्टर है और वो अडॉप्टेड है, यानी कि इस कपल की वो असली बेटी नहीं है, ये बस उसे पाल रही हैं। पर नीना को वो अपनी बच्ची की तरह ही प्यार करते हैं। दूसरी तरफ नीना जब अपने कॉलेज में आती है तो उससे एक लड़का मिलने आता है। उसे लग रहा था कि ये वही बंदा है जिस
जिसने कि उसे मिलने के लिए मैसेज किया था, पर ये वो बंदा नहीं था, ये कोई आंटू झांटू साइड कैरेक्टर है, इसे हटाओ। हवा चलने की वजह से नीना जब अपने बालों को ठीक करने लगती है तो उसे सामने यूहान दिखाई देता है, जिसका कॉलेज में अभी बहुत ज्यादा हो रहा है। पर यूहान को देखते ही नीना को फिर से वैसा ही होने लगता है जैसा उसे पहले हुआ था। उसे बहुत ज्यादा डर लगता है, इतना कि वो यहाँ पर ही बेहोश हो जाती है। इसके अगले सीन में हम एक जर्नलिस्ट को देखते हैं जो कि अपनी कलीग से बातचीत कर रहा था, जो उसके ऊपर काफी ज्यादा चिल्ला रही थी कि तुम कितने अनहाइजीनिक हो, ना ही तो नहाते हो, बस सुट्टा फूकते रहते हो दिन भर, और तुमसे मिलने के लिए नीचे एक बंदा आया है, और जो बंदा उससे मिलने आया था वो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर तेनमा है। डॉक्टर तेनमा यहाँ उसे अपनी अब तक की पूरी स्टोरी बताता है, और इस जर्नलिस्ट का नाम मोरा है। तो मोरा उसकी पूरी स्टोरी पर हंसने लगता है कि इतनी कमाल की स्टोरी है, जिस बच्चे को तुमने बचाया वो एक किलर बन चुका है और उसकी बहन का भी कोई अता पता नहीं है। तेनमा कहता है तुम मेरी सारी बातों को सीरियस लो, ये सब सच है, देखो मुझे उन बच्चों को ढूंढना जरूरी है, तो मेरी मदद करो। मोरा कहता है ये सब फालतू की बातें हैं, अगर तुम इस कहानी पर एक बुक भी लिखो ना तो भी इसे कोई खरीदेगा नहीं। पहले मैंने भी इस केस पर स्टडी की थी, लेकिन किसी को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता चला। 9 साल पहले आखिर उस बच्चे की उम्र क्या रही होगी, वो तो एक छोटा सा बच्चा होगा, वो किसी मार सकता है। डॉक्टर तेनमा कहता है मुझे इन सब चीजों के बारे में कुछ नहीं पता, आप बस मुझे 9 साल पहले के आर्टिकल दिखा दो जिसमें किसी ने बच्चों को अडॉप्ट किया और बच्चे मिसिंग हो गए। मोरा पहले तो इसके लिए मना कर देता है, पर तेनमा बच्चों की तरह जिद करने लगता है तो वो उसे उसके लिए परमिशन दे देता है। पर यहाँ कोई भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में फीड नहीं होती, सारी चीजें फिजिकल होती हैं। देखो ये सारी किताबें हैं, तुम उनके बारे में कुछ ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो, जिसके बाद टाइम से यहाँ से चले जाना। तेनमा सारी न्यूज़पेपर को खोल खोल के चेक करने लगता है कि उसे उन बच्चों के बारे में कोई तो इन्फॉर्मेशन मिले। अगले दिन हम नीना को उसके कॉलेज में देखते हैं, जहाँ वो पहले से ठीक हो चुकी है। उसकी फ्रेंड्स उससे पूछती है कि कल तुम्हें क्या हो गया था, तुम अचानक से गिर कैसे गई। नीना बताती है कि मुझे नहीं पता कि उस समय मुझे क्या हुआ था, पर अब मैं बिल्कुल चंगी हूँ। वो बताती है कि वैसे भी जो लड़का पहले तुम्हारे पास आया था वो तुम्हारा चार्मिंग प्रिंस नहीं था, उसने तुम्हें नहीं बुलाया था। अब नीना फिर से सोच में पड़ जाती है कि आखिर वो बंदा नहीं था तो वो कौन था। दूसरी तरफ हम मोरा को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में ही रहता है। उसका बॉस उससे कहता है क्या तुमने उस आदमी को यहाँ रुकने के लिए कहा था। मोरा गुस्से में आकर कहता है मैंने उसे जाने के लिए कहा था। मोरा जैसे ही भागकर डॉक्टर तेनमा के पास आता है तो वो दिखता है कि तेनमा बेहोश हो गया था। वो रात भर यहाँ पे उस न्यूज़पेपर को ढूंढ रहा था। मोरा डॉक्टर तेनमा को उठाता है और एक ब्रेकफास्ट वाली जगह पर लाता है। मोरा तेनमा से पूछता है कि आखिर तुम उस केस के पीछे इतने पागल क्यों हो रहे हो। तेनमा कहता है कि मेरे लिए वो केस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मुझे ये सब कुछ जानना जरूरी है, पर तुम आखिर घर क्यों नहीं जाते। मोरा बताता है कि मेरी वाइफ ने मुझे छोड़ दिया और हमारी बच्ची को भी अपने साथ ले गई, तब से मैं बस यहीं पे रहता हूँ। आखिर आदमी के लिए काम से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है। तेनमा कहता है कि ये तो अच्छा नहीं हुआ, तुम जाकर अपनी वाइफ को वापस ले आओ, तुम्हें पता भी है फैमिली कितनी ज्यादा जरूरी होती है। मोरा कहता है मैं उसे वापस क्यों लाऊं, वो मुझे छोड़ के गई, उसे प्रॉब्लम थी, उसे आना होगा तो वो अपने आप आ जाएगी, मैं तो नहीं जाने वाला उसे लेने, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मेरा काम है, फैमिली जाए भाड़ में। तेनमा उसे समझाता है कि तुम बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हो, साले फेफड़े खराब हो जाएंगे, टपक जाएगा। वो कहता है तुम्हें इससे क्या मतलब, तुम भी अब मेरी बीवी की तरह बात कर रहे हो, बताऊं क्या तुझे। और इधर नीना के पास एक और मेल आया था जिसमें वो लड़का उसे मिलने के लिए बुला रहा था, वो भी उसके बर्थडे वाले दिन। वो उसे मिलने के लिए हाइडेलबर्ग कैसल में बुलाता है, जो कि शहर के अंदर एक सुंदर स्पॉट है जहाँ ज्यादातर निब्बन भी जाते हैं। नीना इसको देखकर पहले तो डरी हुई थी, लेकिन ग्रांड मस्ती नहीं रुकनी चाहिए। वो भी जानना चाहती है कि आखिर ये बंदा कौन है, क्या पता इस लड़की को उसके पास्ट के बारे में कुछ पता हो। इधर डॉक्टर तेनमा अभी भी उस न्यूज़पेपर को ढूंढने में लगा था जिसमें किसी बच्चे की मिसिंग होने की रिपोर्ट हो या उसे अडॉप्ट किया गया हो। और मोरा कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं अपना इतना इम्पोर्टेंट काम छोड़कर तुम्हारे साथ क्यों हूँ, जबकि मुझे तुमसे कोई मतलब भी नहीं होना चाहिए, फिर भी मैं तुम्हारे साथ बैठा हुआ हूँ। और तभी उन लोगों को नीना का एक आर्टिकल मिलता है जिसमें उसकी डेट ऑफ बर्थ थी, जिससे उसे पता चलता है कि नीना का बर्थडे आज ही है, यानी कि यूहान आज ही उससे मिलने आने वाला है। तेनमा सोचता है मुझे उसे बचाने के लिए जाना पड़ेगा, वरना उसके साथ कुछ भी हो सकता है। मोरा प्लीज मेरे साथ चलो। इधर नीना अपने घर पर फोन करके बताती है कि वो हाइडेलबर्ग कैसल में जा रही है अपने एक दोस्त के साथ, तो मुझे आते हुए थोड़ा सा टाइम हो जाएगा, आप मेरा वेट मत करना, आप डिनर कर लेना। फोन रखने के बाद वो दोनों कपल बात करने लगते हैं कि अब नीना बच्ची नहीं रही, वो अब बड़ी हो चुकी है, तो ये सारी चीजें तो होंगी ही। इधर तेनमा टेंशन में था कि नीना के साथ में क्या हुआ होगा, वो लड़की सही तो होगी ना। मोरा बताता है कि पहले मैं भी उस केस के अंदर था, मैंने चारों लोकेशन को देखा था जहाँ पे वो चारों मिडिल एज कपल मारे गए थे। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वहाँ किसी तरह की चोरी हुई है या किसी ने इंटेंशनली उन्हें मारा हो। उन्हें इतनी बुरी तरीके से मारा गया था कि तुम्हारी तो गेंडे फट के हाथ में आ जाएं। ऐसा लग रहा था कि
कि किसी मॉन्स्टर ने उन्हें मारा है। देखो मैं तो बस तुमसे यही कहूंगा कि इस केस के अंदर तुम जा तो रहे हो, पर अपना ख्याल रखना कि वो तुम्हें भी चौंकू न दे दे। और गाड़ी के अंदर बैठे ही बैठे मोरा ने और भी ज्यादा छुट्टे मार लिए थे। तो डॉक्टर तेनमा अभी भी उससे मना करता है कि साले तुझसे कहा था ना ये बीड़ी फूकना बंद कर। अब मोरा उससे कहता है मैंने तुमसे पहले कहा था ना अपने काम से काम रखो, मेरे छुट्टे के बीच में मत आना। फिर ये लोग नीना के घर पर पहुंच जाते हैं और उसके पेरेंट्स से नीना के बारे में पूछते हैं। तो वो बताते हैं कि उनकी बेटी हाइडेलबर्ग कैसल गई है अपने एक दोस्त के साथ। वैसे आप दोनों आंडू पांडू कौन है? तेनमा कहता है कि देखो अभी मैं किसी को नहीं समझा सकता, मोरा आप मुझे अपनी गाड़ी की चाबी दीजिए, मैं नीना को लेने जा रहा हूँ और आप जाकर ये सारी चीजें पुलिस को बता देना। मोरा कहता है देखो तुम जा तो रहे हो पर जिंदा वापस लौट आना, मैं नहीं चाहता कि तुम मारे जाओ। अगर तुम जिंदा लौट जाते हो तो मैं अपनी स्मोकिंग भी छोड़ दूंगा और अपनी बीवी को कॉल करके उसे घर भी बुला लूंगा, बस तुम वापस आ जाना। तेनमा को ये सुनकर अच्छा फील होता है कि आखिर मोरा ने उसकी कुछ तो बात मानी। जिसके बाद मोरा की कार की चाबी लेकर वहाँ से निकल जाता है। मोरा सोचता है कि अब वो ये सारी बातें पुलिस को कैसे बताए, उनके पास कोई एविडेंस भी तो नहीं है, वो तो बस अंधाधुंध लगे थे। वो अंदर कॉल करने के लिए जाता है पर उसे पता चलता है कि घर की लाइन कट गई है, यानी कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इधर नीना हाइडेलबर्ग कैसल के अंदर पहुंच गई थी और वो काफी देर से वेट कर रही थी। तो वो यहाँ से जाने वाली थी लेकिन तभी उसे एक आदमी रोक लेता है जो कि यहाँ का गार्डनर था। और वो आदमी ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे वो कोई ज़ॉम्बी हो या मान लो किसी के कंट्रोल में हो। नीना वहाँ से भागती है तो ये आदमी कहता है कि तुम भाग नहीं सकती, तुम्हें रुकना पड़ेगा। पर तभी वहाँ डॉक्टर तेनमा आ जाते हैं और वो नीना से कहते हैं ऐना चलो यहाँ से। वो कहती है मेरा नाम ऐना नहीं नीना है। तेनमा कहता है ये सब बताने का टाइम नहीं है, हमें यहाँ से जल्दी जाना होगा। नीना कहती है क्या तुम वही हो जो मुझे इतने टाइम से मेल कर रहे थे? क्या तुम ही मेरे प्रिंस चार्मिंग हो? तेनमा कहता है फालतू की निब्बा निब्बी वाली बातें मत करो, चलो यहाँ से। वो यहाँ से जाने लगती है कि तभी वो गार्डनर डॉक्टर तेनमा के ऊपर अटैक कर देता है। पहले तो तेनमा बचने की उससे कोशिश करता है लेकिन वो अंदर तेनमा को गिराकर उस पर अपने चाकू से अटैक करने वाला था, पर तभी नीना बीच में आकर उसे बचा लेती है और उसे चाकू देती है। जिसके बाद डॉक्टर तेनमा अपनी टाई का यूज करके उस बंदे को बांध देते हैं और उसे ना मारकर जिंदा वहीं छोड़ देते हैं। वो दोनों जब वहाँ से चले जाते हैं तो वो बंदा चिल्लाने लगता है तुम दोनों नहीं भाग सकते, तुम भाग गए तो मुझे मेरे पैसे नहीं मिलेंगे। और इस बंदे ने अपना पूरा काम नहीं किया था तो इसे मारने के लिए यहाँ एक बंदा आता है जो कि और कोई नहीं बल्कि योहान ही होगा। इधर गाड़ी के अंदर नीना तेनमा से पूछती है आखिर तुम हो कौन और मुझे कैसे जानते हो? तेनमा बताता है कि तुम्हारा नाम ऐना है, जब तुम 9 साल पहले मेरे हॉस्पिटल में आई थी तब तुम्हारा नाम ऐना था और तुम्हारे साथ में तुम्हारा भाई भी था। नीना ये सब सुनते ही पागल सी हो जाती है कि इतनी सारी चीजें आखिर उसके साथ हो कैसे गई, और तो और उसका एक भाई भी है, आखिर उसके साथ में ये क्या हो रहा है। और इसी के साथ मॉन्स्टर एनिमे का पार्ट 1 यही खत्म होता है। देखो मैं इसे बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर भी तुम्हें जो भी चीजें समझ में नहीं आ रही तुम मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड अभी तो भाई चीजें स्टार्ट हुई हैं, जिन्हें अगर अभी तक मजा नहीं आया तो भाई पहले तुम इस एनिमे को पूरा देखना, उसके बाद ये तुम्हारा फेवरेट हो जाएगा। बाकी मैं मिलता हूँ चौको के साथ अगले पार्ट में, जब तक के लिए बाय बाय।